हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम थियरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे थे, जिसमें कि हमने 7 थियरी कर ली थी। तो हम आते हैं 8वीं थियरी पे, जो कि है थियरी ऑफ एक्स एफिशिएंसी थियरी। दिस थियरी वाज प्रोफाउंडेड बाय हार्वे लेविंस्टन वर द मेन एम्फेसिस ऑन अचीविंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड एफिशिएंसी फॉर अचीविंग डिजायर्ड गोल फॉर द बिजनेस। ये थियरी किसने दिया था? हार्वे लेविंस्टन ने दिया था। इनका मेन एम्फेसिस किस पे था कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंसी फॉर अचीविंग डिजायर्ड गोल फॉर द बिजनेस। इनका मतलब था कि जो हमारा रिसोर्सेज है उसका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके और काफी एफिशिएंट तरीके से, मतलब जितना काम है हमने उतनी रिसोर्सेज को हम यूज करें, अपनी रिसोर्सेज को वेस्ट न करें। अकॉर्डिंग टू हार्वे, competition is necessary for any organization to motivate and push itself for attaining high rate of profit and capturing more market शेयर्स। ठीक, तो हार्वे ने क्या कहा था? कंपटीशन जो होता है बहुत नेसेसरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कंपटीशन करता क्या है? मोटिवेट करता है और पुश करता है। किस लिए मोटिवेट और पुश करता है? फॉर अटेनिंग हाई रेट ऑफ प्रॉफिट एंड कैप्चरिंग मोर मार्केट शेयर्स। क्योंकि आप जब कंपटीशन में रहेंगे तो आप बहुत ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर सकेंगे, आपके प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। जैसे कि मोनोपोली वर्सेस मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली में क्या होता है? सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। इसमें क्या होता है? कंज्यूमर जो सेलर होता है वो क्या करता है? वो प्राइस मेकर होता है। यहाँ पे और कोई कंपटीटर नहीं है उसका, तो यहाँ पे क्या होगा? उसका एक छत्र राज रहेगा मार्केट में। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में क्या है कि मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर हैं, तो वहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन है। जब कंपटीशन होगा तभी मार्केट आप कैप्चर कर सकते हैं और एक अटेन मतलब हायर रेट प्रॉफिट अटेन कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें तो आप प्रॉफिट हायर रेट अटेन कर लेंगे, लेकिन क्या है कि ये दूसरे तरीके की मार्केट है कि आप इसमें अकेले हैं तो आप चाहे जितना मन कहे उतना ले सकते हैं। हार्वे आल्सो पॉइंटेड आउट द फॉर गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट एंड एफिशिएंसी। फिर से देखते हैं। हार्वे आल्सो पॉइंटेड आउट दैट फॉर गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट एंड एफिशिएंट वर्क from a employee, the employer must give them jobs which include pressure, and they must also rewarded in way of providing incentives when the work is done according to the plan। देखो इनका कहना क्या था कि इनका कहना ये था कि हम क्या करें? मैक्सिमम आउटपुट दे, एफिशिएंट वर्क करें, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे, एफिशिएंटली अपना काम करें। और क्या है कि एम्प्लॉय के ऊपर क्या रहे? प्रेशर रहे, उनको जॉब दें, उनके ऊपर जब हल्का प्रेशर रहेगा तभी वो अपने फुल एफिशिएंट वे पर काम करेंगे। जब वो अपने फुल एफिशिएंट वे पर काम करें तो उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ अलग रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स दे, जिससे क्या हो कि जो कंपनी की ग्रोथ हो अकॉर्डिंग टू द प्लान हो, एक प्लान के अनुसार पहले से प्लान बनाने के बाद जिससे उसका ग्रोथ हो। ये थी हमारी किसकी थियरी? एक्स एफिशिएंसी थियरी। नाम से ही पता चलता है एफिशिएंसी, एफिशिएंट, अच्छे से, मतलब कम से कम में अच्छा आउटपुट देना, एफिशिएंट। तो ये हमारी एक्स एफिशिएंसी थियरी थी। उसके बाद अगली थियरी है, अब छोटी छोटी थियरी है, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। थियरी ऑफ अचीवमेंट। दिस थियरी वाज प्रोफाउंडेड बाय डेविड मैकलैंड। ये थियरी हमको डेविड मैकलैंड ने दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर सर्टेन एंटरप्रेन्योर्स फॉर whom money is secondary matter and their main focus is to create name and fame for themselves. They want to achieve power, status, serve mankind more than money। मैकलैंड का कहना था कि कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जिसके लिए मनी सेकेंडरी होता है। उनको क्या चाहिए? उनको नाम चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, उनका अपने लिए। उनके मनी से ज्यादा उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उनकी गुडविल इंपॉर्टेंट है, पावर चाहिए। तो इनकी थियरी का मेन एम्फेसिस क्या था? यही था कि कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिसको गुडविल ज्यादा चाहिए, मनी उनके लिए सेकेंडरी है। गुडविल इन द सेंस कि पावर चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, स्टेटस चाहिए सोसाइटी में, ये चाहिए। उसके बाद देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स हु हैव एस्टेब्लिश्ड अ ग्रेट बिजनेस व्हिच इज प्रॉफिटेबल बट आल्सो सर्विंग मैनकाइंड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। इनका कहना क्या था कि कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जो कि प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन उनका मोटिव क्या है? सर्विंग मैनकाइंड इन पॉसिबल मैनर, मतलब सोसाइटी के हेल्प करना उनके लिए फर्स्ट पे आता है, प्रॉफिट सेकंड पे आता है, मनी सेकेंडरी है। सिप्ला
अब जैसे एग्जांपल में अगर देखते हैं, सिप्ला अ इंडियन फार्मा कंपनी स्टार्टेड बाय उस्मान ख्वाजा इज प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन मेकिंग गुड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस। सिप्ला का हम जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, सिप्ला एक इंडियन फार्मा कंपनी है जो कि अच्छी क्वालिटी दे रही है ऑफ मेडिसिन, ठीक, और एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है मेकिंग गुड क्वालिटी मेडिसिन। अच्छी, ये किसके ने बनाई थी? सिप्ला, उस्मान ख्वाजा थे एक लोग, उन्होंने सिप्ला बनाई थी। उन्होंने क्या कहा था, ये मेडिकल मतलब क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करने में क्रिटिकल रोल प्ले करती है और एक अफोर्डेबल प्राइस पे। जिसका मेन मोटिव क्या है कि मैनकाइंड सर्व करना, प्रॉफिट तो ये अर्न कर ही रही है, ठीक। इनका प्रॉफिट मनी इसका सेकेंडरी है, फर्स्ट क्या है, ये मैनकाइंड या अपने वो सोसाइटी को सर्व करना। उसके बाद फिर हमारी अगली थियरी आती है 10वें नंबर पर, मार्क गेर्सन्स थियरी। दिस थियरी वाज प्रोफाउंडेड बाय मार्क गेर्सन इन 1982। ये थियरी मार्क गेर्सन ने 1982 में दिया था। Where the main emphasis was to create leadership and personal skill in an entrepreneur। EPS मतलब entrepreneur, जिसमें कि उन्होंने क्या कहा था, उनका मेन एम्फेसिस किस पे था कि क्रिएट लीडरशिप एंड पर्सनल स्किल, कि जो एंटरप्रेन्योर हो उसके अंदर लीडरशिप हो और पर्सनल स्किल्स हो। अकॉर्डिंग टू हिम, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी रेडी टू मेक नेसेसरी चेंजेस in his own personality where he should be flexible and should be a custom according to the surrounding। इनका कहना क्या था कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको अपनी पर्सनालिटी में हमेशा चेंजेस करते रहने चाहिए, उसको एक फ्लेक्सिबल पर्सन होना चाहिए जो कि टाइम टू टाइम अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर ले, किसी भी सराउंडिंग में एडजस्ट हो जाए, किसी भी तरीके के पीपल के साथ वो एडजस्ट हो जाए, बातचीत कर सके। तो इसमें क्या होता है कि उनको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। ये बहुत छोटी थियरी थी इनकी, मार्क गेर्सन्स की। फिर से देखते हैं, द थियरी वाज प्रोफाउंडेड बाय मार्क गेर्सन इन 1982 with the main emphasis was to create leadership and personal skill in an entrepreneurship। इस थियरी में जिस उनका मानना यही था कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके अंदर लीडरशिप और पर्सनल स्किल होनी चाहिए। उनके अनुसार एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो रेडी टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन ओन पर्सनालिटी। उनके अनुसार एंटरप्रेन्योर्स के अंदर अपनी क्वालिटी होनी चाहिए कि जैसे वो टाइम टू टाइम चेंजिंग इन्वायरमेंट, चेंजिंग सराउंडिंग के साथ अपने आप को चेंज कर सकें, ठीक। ये थी हमारी 10 नंबर की थियरी। अब फिर आती है 11th थियरी जो कि है हार्वर्ड्स थियरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड थियरी भी बोल सकते हैं। ये मेनली हार्वर्ड्स थियरी क्या है, यहाँ पे हार्वर्ड्स स्कूल थियरी है। हार्वर्ड्स एक स्कूल है, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता ये एक मैनेजमेंट स्कूल है। ये वहाँ के प्रोफेसर ने ये थियरी दी थी। हार्वर्ड्स थियरी वाज प्रोफाउंडेड बाय जे कोल, ये वहाँ के प्रोफेसर थे। अब प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। In his theory, he clubbed or joined various aspects of a successful entrepreneur and made new theory for himself। इस थियरी में उन्होंने क्या बताया, इस थियरी में उन्होंने कहा कि वो क्या किए, वेरियस एस्पेक्ट कई चीज़ों को एक में मिला के एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई थियरी बनाए अपने लिए, तो उनके हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप की क्या थियरी होगी। तो सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज थियरी आर डिस्कस्ड एज अंडर। उनकी थियरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि पहला, एन एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क टेकर। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एंटरप्रेन्योर होगा वो रिस्क टेकर होना चाहिए, उसको रिस्क लेना आता हो। दूसरा क्या है, एन एंटरप्रेन्योर ट्राई टू इनोवेट एंड क्रिएट समथिंग न्यू। इन एंटरप्रेन्योर के अंदर कुछ नया बनाने की, कुछ नया खोज करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। एंड एंटरप्रेन्योर वर्क टू ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी। एंटरप्रेन्योर को सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए काम करना चाहिए। एंड एंटरप्रेन्योर वर्क फॉर प्रॉफिट मोटिव, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करना चाहिए। किसकी थियरी थी, जे कोल की। हार्वर्ड थियरी नाम है। हार्वर्ड थियरी क्या है, हार्वर्ड एक मैनेजमेंट स्कूल है। वहाँ के प्रोफेसर जो कोल ने कुछ एस्पेक्ट्स को लेके अपनी एक नई थियरी बनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क टेकर होना चाहिए, वो ट्राई टू इनोवेट और क्रिएट समथिंग न्यू और ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी और प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करना चाहिए। उसके बाद अगली थियरी हमारी आती है थियरी ऑफ कल्चरल वैल्यूज। अब थियरी ऑफ कल्चरल वैल्यूज क्या बताती है, दिस थियरी वाज प्रोफाउंडेड बाय थॉमस कोचेनैन। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, COCHANAN', कोचनैंस, ठीक। कीपिंग इन माइंड कल्चरल वैल्यू अलॉन्ग विद द डिवीजन इन सोसाइटी वेरियस सेक्शंस विच प्रिफर्ड बिजनेस एक्टिविटीज।
इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि अपने कल्चरल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए जब हम बिजनेस करते हैं और सोसाइटी को साथ में लेते हुए, उसको इन्होंने अपने थियरी में बताया इस चीज को कि हम कल्चरल वैल्यूज को और सोसाइटी को साथ में लेके बिजनेस करें। अकॉर्डिंग टू थॉमस, देयर आर सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हु प्रोमोट्स बिजनेस एक्टिविटी। थॉमस के अनुसार सोसाइटी के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। दे आर रेडी टू इन्वेस्ट एंड टेक रिस्क फॉर मेकिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। वो हमेशा किस लिए तैयार होते हैं, हम इन्वेस्ट करने के लिए और रिस्क लेने के लिए, किसमें, कि एक सक्सेसफुल बिजनेस बने। Many times the name of the community on place signifies an essence of business. Mainly क्या होता है कि many times the name of the community की नेम आती है, किसमें, essence मतलब बिजनेस को दर्शाने में किसका नाम आता है, कम्युनिटी का नाम आता है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे देख लेते हैं गुजराती कम्युनिटी इन इंडिया एंड कानपुर इन उत्तर प्रदेश। जैसे गुजराती कम्युनिटी इन इंडिया है, गुजराती कम्युनिटी आप जानते होंगे, और कानपुर इन उत्तर प्रदेश है। कानपुर क्या है, एक शहर है। कानपुर से जैसे हमारे कई बिजनेसमैन ऐसे हैं, कई ब्रांड ऐसे हैं जो कि हमारे कानपुर से आए हैं। जैसे कि हमारा रेड एंड चीफ हो गया, हमारा रेड टेप हो गया, और ये जो हमारे गोल्डी मसाले आते हैं ये सब कानपुर के हैं। ये इसका ओरिजिन कहाँ, इसके फाउंडर कहाँ के हैं, ये सब कानपुर के हैं। तो ये सब हमारी कंपनियां कानपुर का की, वही इनका मतलब है कि हम अपने कल्चरल वैल्यूज को वैल्यूज दें, जिससे कि हम अपनी कम्युनिटी से ही एक नया बिजनेस खड़ा कर सकें। उसके बाद हमारी सेकंड लास्ट थियरी है, थियरी ऑफ एंटरप्रेन्योरियल सप्लाई। दिस थियरी ऑफ एंटरप्रेन्योरियल सप्लाई वाज प्रोफाउंडेड बाय जॉन कंकल। किसने प्रोफाउंड किया था थियरी ऑफ एंटरप्रेन्योरियल सप्लाई? ये जॉन कंकल ने दिया था। द मेन इम्फेसिस, इनका मेन इम्फेसिस क्या था कि इस थियरी पे, वाज टू क्रिएट अ एडिक्वेट एंड कांस्टेंट स्किल्ड लेबर फोर्स। इनका मेन एम क्या था कि ये एक एडिक्वेट मतलब पर्याप्त और स्किल्ड लेबर फोर्स। इनको क्या चाहिए था, इनको जो लेबर फोर्स है वो स्किल्ड हो, मतलब जानकार हो। There are certain requirements and if these requirements are fulfilled then these labor forces can also become successful entrepreneurs. वो certain requirements रखे थे, अगर जो उसको फुलफिल करता था, उनका मानना था वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। According to the John, the society must focus on the following demand for increasing the following supply. Increasing the supply. इनका अकॉर्डिंग टू जॉन, सोसाइटी मस्ट फोकस द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर इंक्रीजिंग द सप्लाई। जॉन के अनुसार ये कुछ एलिमेंट हैं जिसको कि सोसाइटी को फॉलो करना चाहिए था, जिससे कि क्या हो, सप्लाई में, लेबर सप्लाई में इंक्रीजमेंट हो सके। प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिलेटेड टू द बिजनेस मैनेजमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड। उनका कहना था कि बिजनेस मैनेजमेंट के रिलेटेड एजुकेशन और ट्रेनिंग लेबर फोर्सेस को प्रोवाइड की जाए। There must be ample opportunity for getting the work easily. इनके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी हो, इनको एम्पल वर्क मिले, ज्यादा से ज्यादा काम मिले। There must be high salary package with regular bonus and incentives. इनको भी रेगुलर बोनस और इंसेंटिव्स मिले हाई सैलरी के साथ। यहाँ लेबर फोर्सेस का मतलब सिर्फ लेबर नहीं, कोई भी पर्सन जो काम कर रहा है उसको यहाँ पे इन्होंने किसमें रखा है, लेबर फोर्सेस में। यहाँ तक कि एंटरप्रेन्योर को भी इन्होंने लेबर फोर्सेस में रखा है। लेबर फोर्सेस मतलब एकदम वही मजदूर नहीं, ऐसा कोई भी पर्सन जो काम करता है, इनके लिए वो कौन है, लेबर फोर्स, तो वो लेबर है। तो उसके बाद फिर हमारी अगली थियरी आती है होलिट्स थियरी। अंडर दिस थियरी होलिट्स फोकस्ड ऑन द मार्जिनल ग्रुप्स एंड दीज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। According to Hoslitz, marginal groups are basically deprived on deprived section of the society which are economically and socially below par than other. The inequality preempts and force some of the people in section to work hard and become successful entrepreneurs. होजलिट्स ने क्या कहा, उन्होंने जो उनका मेन फोकस था वो मार्जिनल ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी था और उनका कंट्रीब्यूशन कितना था सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने पे। होजलिट्स के अकॉर्डिंग मार्जिनल ग्रुप जो थे आज बेसिकली डिप्राइव्ड एंड डिप्रेस्ड सेक्शन, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड सेक्शन में आते थे। मार्जिनल ग्रुप्स कौन, जैसे बैकवर्ड ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, इनको इन्होंने मार्जिनल ग्रुप्स कहा है, जो कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली एंड सोशली बिलो पार, बहुत
कम, मतलब इकोनॉमिकली भी वीक थे और सोसाइटली भी वीक थे। उनको बिलो पार समझा गया था, जिसको कि इनइक्वलिटी में रखा जाता था। एंड फोर्सेस सम ऑफ द पीपल टू सी द हार्ड, जिसमें कि लेकिन उनका मानना था कि ऐसे कुछ अगर कुछ उसमें पीपल होते हैं जो हार्ड वर्क करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस थियरी दे बिकम आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये थी हमारी होटलिट्स की थियरी। इसी के साथ हमारा ये थियरी वाला पोर्शन, थियरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो टॉपिक था, ये खत्म होता है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस 14 थियरी है, 14 थियरी में से मान चलिए आपको 20 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। या तो वो एक थियरी आपको दे देगा पूरी की, उस थियरी को एक्सप्लेन करिए, उसके क्रिटिसिज्म और एडवांस, मतलब पूरा उस थियरी को उनका मतलब जिसकी थियरी है उनका एम्फेसिस क्या है, उसके क्रिटिसिज्म क्या है, पूरी थियरी को एक्सप्लेन करिए। या तो फिर जैसे 5-5 नंबर के चार्ट दे दिए, 4 छोटी छोटी थियरी दे दी कि इस थियरी को 5-5 नंबर में डिस्क्राइब करिए। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। सिलेबस में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप खत्म कर लिया, डायमेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। अब हम अपने अगले वीडियो देखेंगे एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।